हाय एवरीवन, वी आर बैक अगेन एंड आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। और अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो आइडिया है वो ले चुके हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किस तरीके से संविधान को बनाया, उसके बाद प्रीएम्बल में क्या है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो हमने देख लिए, किस तरीके का स्टेट हम बनाना चाहते थे ये हमने जान लिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलग अलग शेड्यूल्स हैं उनमें क्या विषय वस्तु दे रखी है वो सब जान लिया अच्छे से। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्रोत हैं यानी सोर्सेज हैं जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं उसके बारे में भी हमने जाना कि वो क्या चीज़ें हैं, उनके मतलब क्या हैं, वो आए कहाँ से हैं। ये सब अब हम देख चुके हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में जब संविधान सभा ने उसको बनाया था हमने इनिशियली देखा था कि इट हैड 22 पार्ट्स, 22 भाग थे उसमें। अब ये जो 22 भाग हैं और ये आर्टिकल्स हैं जो थे 395, ये पार्ट और आर्टिकल वाली जो जर्नी है वो आज हमारी शुरू होगी। एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलेंगे सर इतनी वीडियोस हो गई अभी तो पहला आर्टिकल भी नहीं पढ़ा, तो आज से वो जर्नी आपकी खत्म होती है। आज से हम पहला आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो उसका नाम, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, 4 अनुच्छेद इस पूरे भाग में है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की विजडम को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट कहीं भी रख दिया। जब आप किसी देश का संविधान बनाना चाह रहे हो तो पहले आपको देखना ज़रूरी है कि कहाँ तक वो लागू होगा, उसकी टेरिटरी कहाँ तक है, वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये संविधान लागू होगा। फिर आपको ये देखना ज़रूरी है किन लोगों पर लागू होगा, इसीलिए पार्ट सेकंड है नागरिकता। फिर आप राइट्स को देखेंगे कि राइट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। फिर उसके बाद डीपीएसपी है क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस राइट्स से थोड़ी सी कम है। कम क्यों है ये हम आगे जाते हुए जान लेंगे। ऑल्दो मिनर्वा मिल से एक केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राइट्स और डीपीएसपी की रिलेशनशिप को लेके, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इस जर्नी में जानेंगे। कुल मिला के आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर बहुत सरल शब्दों में आपसे बोलूं तो पार्ट 1 ये बताता है कि जिसको हम अपना देश बोल रहे हैं, यानी अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेते हैं, तो ये जो देश है इसकी टेरिटरी कहाँ तक है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि म्यांमार भी हमारा था, भूटान भी हमारा था, हम अफगानिस्तान तक थे। कुछ लोग तो काराकोटा डायनेस्टी का नाम लेते हैं कि ललितादित्य मुक्तिपीठ के टाइम पे हमारा जो साम्राज्य है वो कैस्पियन सी से शुरू होता था। तो किसी दौर में वो चीज़ें रहीं, लेकिन आज तो हम उनको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आज जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैस्पियन सी से तो लागू नहीं होता है, नीदर इट गोज टू अफगानिस्तान। तो आज के दौर में, अब आज के दौर में मीन्स जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है, यानी 26 नवंबर 1950, उस दौर में इंडिया की टेरिटरी कहाँ तक थी, यानी 26 जनवरी 1950 में। और अगर उसके बाद कुछ इलाके जोड़े जाएं, जैसे गोवा जोड़ा गया, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब इलाके बाद में जोड़े गए, सिक्किम जोड़ा गया, तो उन्हें जोड़ने के तरीके क्या होंगे। जैसे एक दो कहानी मैं बता देता हूँ। इनिशियली जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो सिर्फ हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता है, हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे राजा महाराजा, मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट वो आज़ाद होते हैं। उनको इंडिया में जोड़ना, क्या वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे उस दौरान। फिर उसके अलावा जब भारत का संविधान बन के तैयार भी हो गया तो उस समय इनिशियली वी हैड लेसर नंबर ऑफ स्टेट, पहले तो 11 ही थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम 28 राज्यों तक पहुंच गए हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी हमें इस पार्ट में पता लगती है, दैट इज पार्ट 1। अब है क्या ये पार्ट 1, इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप इट इज ऑल राइट फॉर द पीपल। नाउ कंटिन्यू दिस स्टोरी। जैसे क्या आर्ग्यूमेंट लेके चलते हैं। पहले हम शुरुआत आर्टिकल 1 से ही करते हैं, यानी अनुच्छेद 1 क्या है। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो, हम मिलते हैं, हम उसको सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। अब वैसे ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि बतानी ही चाहिए, ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं नाम में रखा ही क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का तरीका ये है कि माय नेम इज़ अभिनव, यू विल मीट मी, यू विल से माय नेम इज़ सो एंड सो, इस तरीके से। किसी भी देश की हम बात करें, जैसे हम बोले कि सरकार चोर है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ की सरकार चोर है। अब ऐसा थोड़े ना है कि हर कोई अपनी अपनी सरकार को चोर मान लेगा। तो नाम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं उस कंट्री का नाम क्या हो ये डिटरमाइन करना ज़रूरी है। और अगर नाम डिसाइड हो गया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, ये डिफाइन करना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 1 हमारी ये दो ही समस्याओं को दूर कर देता है। यानी एक, पहली चीज़ ये हमें देता है नेम ऑफ द नेशन, यानी जो हमारा राष्ट्र है उसका नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर बताता है। और दूसरा ये बताता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। अब ये दोनों ही टर्म ऐसे हैं, नाम से तो आप परिचित हैं ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं अभी आगे बताऊं। तो देखो आर्टिकल 1 इज वेरी सिंपल। एक फेमस लॉयर भी हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने किताबें लिखी हैं, ट्रायोलॉजी आ रही थी उनकी, उनका नाम है जेसाई दीपक, उन्होंने किताब भी लिखी है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत।
शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। सिंपल, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 1। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। दैट इज अ प्लेन वर्डिंग्स वर्बेटम, ये है आर्टिकल 1। क्या कहना चाहते हैं आर्टिकल में, ये देख लेते हैं। देखो, पुराने वक्त से ही हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं कि देश है, इसका नाम है इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है, और भी अलग अलग प्रकार के नाम, भारतवर्ष वगैरह, ये हम अपने पुरखों से, पूर्वजों से, किताबों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई, और बड़ी घमासान डिबेट हुई इस मामले में, इस देश का नाम क्या होगा, बहुत सारे लोग पुरानी ट्रेडिशन से जो आ रहे थे, वो कह रहे थे कि इंडिया तो अब का दिया हुआ नाम है। यानी जब ये ग्रीस के लोग, यानी अलेक्जेंडर वगैरह, और उसके बाद जो लोग हैं मेगिस्थनीज वगैरह, ये भारत आते हैं, इस इलाके को देखते हैं, तो सिंधु नदी को इंदु नदी बोलते हैं और उसके नाम पे इंडिया बोल देते हैं। तो ये हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि भारत हमारा नाम होना चाहिए, इंडिया तो हमें विदेशियों ने नाम दिया है, भारत हमारा अपना नाम है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडिया की जो पहचान है, इस देश की जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो इंडिया के नाम से, तो इंडिया होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान बन गया है तो अब इसको हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इट वाज अ वेरी फियर्स डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अम्बेडकर साहब आते हैं, इनिशियल ड्राफ्ट में जो देश का नाम है वो इंडिया ही है, लेकिन फिर बाद में अम्बेडकर साहब एक ड्राफ्ट पेश करते हैं और उसमें भारत के लिए, यानी इस देश के लिए, दो ऑफिशियल नाम देते हैं, दैट इज इंडिया जो कि भारत है। हाल फिलहाल में एक डिबेट हो रही थी कि मोदी जी देश का नाम बदल रहे हैं, उन्होंने देश का नाम इंडिया से भारत कर दिया है। ये मीडिया ऑप्टिक्स हैं, इन चक्करों में ना पड़े। देश का नाम ऑलरेडी पहले से भारत है, और कहाँ है, आर्टिकल 1 में है। सीधी सीधी बात यह है। तो इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों बातें आ गई। अगर आप किसी के पास पासपोर्ट हो, देखा हो, तो उसमें लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और नीचे लिखा होता है भारत गणराज्य। तो ये इसी तरीके से ऑपरेट करता है, क्योंकि नाम दोनों ही है देश के। मेन चीज आती है दूसरी वाली लाइन में कि शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, कि राज्यों का एक संघ होगा। क्या मतलब है इस राज्यों का संघ होने से? मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे क्या, कि मान लिया ये हमारा देश है, अब ऐसा दिखता नहीं है लेकिन मान के चले, और इसमें दीज आर दी स्टेट, ये अलग अलग राज्य हैं। कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं, कुछ यूपी टाइप के राज्य हैं, राजस्थान टाइप के साइज में बड़े राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य हैं। एक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो चीज़ें समझ में थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक कंट्री का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सपोज दीज आर टू स्ट्रक्चर्स हमारे पास। वन इज कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए है, और दूसरा इसी के मुतबादल पे हमें कंट्री ले लेते हैं, दैट इज इंडिया, हमारा देश। यूएसए का स्ट्रक्चर कैसा है देखिए। जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, यूएस में भी देयर वाज अ रिवॉल्यूशन। और जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज मतलब जो ब्रिटिश हैं, फ्रेंच ने भी रूल किया वहाँ पे, फ्रेंच नदर्न इलाके कनाडा की तरफ चले गए, यानी वो इलाके जो अंग्रेज़ों के अधीन थे उन्होंने बगावत कर दी, और ऐसी 13 कॉलोनी आज़ाद हुई। और उन 13 कॉलोनी ने, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, उनके अपने संविधान भी हैं, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमको साथ मिलकर एक देश बनाना चाहिए। तो उन्होंने साथ मिलकर एक देश बनाया 13 कॉलोनीज ने, और दैट बिकेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य आपस में संयुक्त होते हैं और फिर एक देश बनाते हैं। धीरे धीरे और भी कॉलोनी आज़ाद होती रहीं, उन्होंने भी इस देश के साथ जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर जाहिर की। तो फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से यूएसए बना। यानी यूएसए के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें हमें कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली बात तो यह है कि स्टेट्स आर प्रायर टू द नेशन। यहाँ पे मैं नेशन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि समझ में आता है, अदरवाइज यहाँ पे कंट्री वर्ड यूज होना चाहिए। यानी राज्य राष्ट्र से पहले उपस्थित है, यानी देश बाद में बनाया है उन लोगों ने, और राज्य पहले से ही हैं। जैसे टेक्सास है, अलाबामा है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी पुराने हैं, इतने पुराने पुराने संविधान हैं इनके। तो ये आपस में मिलकर एक देश बना रहे हैं। अच्छा, इंडिया में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया में हमने बोला ऐसा नहीं है कि राज्य मिले, यूपी बिहार गुजरात ये सब, और इन्होंने मिलकर एक देश बनाया। हमने बोला नहीं, नेशन इज प्रायर टू द स्टेट, कि हमारा देश पहले है, और देश में एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधाओं के लिए हमने अलग अलग राज्य बनाए हैं। तो ये दोनों के मॉडल में पहला अंतर हुआ। यूएस का मॉडल क्या है? यूएस का मॉडल है कमिंग टुगेदर मॉडल। कमिंग टुगेदर मतलब अलग अलग राज्य हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, वो सब एक साथ मिलकर आते हैं और एक देश बनाते हैं। तो इस मॉडल का एक और नाम है, इसको हम बोल देते हैं कमिंग टुगेदर मॉडल।
यानी एक साथ आकर जुड़ना। व्हाट अबाउट दिस मॉडल, इंडिया वाला मॉडल? इंडिया में कमिंग टुगेदर नहीं है, इंडिया में बोला ये एक देश है, हमारा राष्ट्र पहले से ही मौजूद है, उसके अंदर हम काट छाट करके अलग अलग समय पे राज्य बनाते रहते हैं। यानी इंडिया का जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर मॉडल, कि देश ने अलग अलग राज्य को होल्ड कर रखा है, वो कहीं थे नहीं, वो इस देश का ही हिस्सा है। जैसे अगर मैं बोलूं, ऐसा नहीं है ना कि मेरा हाथ है, फिर ये मेरा दूसरा हाथ है, फिर मेरे दोनों पैर है, मेरा पेट है, गर्दन है, ये एक साथ आए और मुझे बनाया, नहीं। दीज आर जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ माई सेल्फ, ये मेरा ही तो एक हिस्सा है। तो ये मॉडल इंडिया का मॉडल है कि सब लोगों को जोड़ जोड़ के नहीं बनाया देश, देश पहले से ही मौजूद है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमको दिखाई देते हैं, जरूरत पड़ने पर हम उसको बनाते रहते हैं। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर हुआ। अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए में जब भी कोई देश राज्य एंटर कर रहा है, यानी एक स्टेट है, आप इमेजिन करें सिचुएशन को, वैसे बहुत अच्छी ये सिचुएशन है नहीं उदाहरण के लिए, लेकिन मान लिया इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, जितनी भी कंट्रीज हैं आसपास की, ये तय करते हैं कि भाई ऐसे हम अलग अलग रह रहे हैं जिससे हमारी तरक्की नहीं हो रही है, तो एक काम करते हैं, हम सब आपस में मिलकर एक देश बना लेते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा प्रस्ताव है कि हम आपस में मिलकर देश बना लेते हैं, तो इसमें क्या करोगे, आप अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर दोगे। अब सॉवरेनिटी क्या होती है मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लेना पिछली वीडियो में। सॉवरेनिटी का मतलब है कि मैं अपने लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तो मैं नेपाल हूं, नेपाल एक देश है, देश निर्णय ले सकता है, लेकिन जब मैं मिल जाऊंगा इसमें तो मैं अपने लिए निर्णय नहीं ले सकता, फिर तो एक देश बन जाएगा, देश डिसीजन लेगा। ऐसा तो नहीं है कि भारत डिसीजन ले रहा है कि हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे और उसमें यूपी बोल रहा है कि हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी के पास सॉवरेनिटी नहीं है, यूपी हिस्सा है भारत देश का। इसी तरीके से अगर ये सारे देश एक साथ मिल जाएंगे तो ये हिस्सा बन जाएंगे उस बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर का। लेकिन ग्रैंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, वो जो बड़ा देश बनेगा वो ऐसा नहीं कर सकता कि इंडिया को 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये आपस में मिलके और खुद से एग्रीमेंट करके देश बना रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद है, तो देश के पास अथॉरिटी नहीं कि इनको तोड़ सके। इसीलिए यूएसए का मॉडल इसी सिस्टम पे है। इसीलिए यूएसए के मॉडल को हम बोल देते हैं अविभाजित राज्य का अविभाजित संघ। इस बात का मतलब शायद आप समझें कि राज्य को तोड़ा नहीं जा सकता, और कोई राज्य बोले कि मैं तो देश से अलग होना चाहता हूं, तो उसके पास ये अथॉरिटी भी नहीं है। यूएस सिविल वॉर हुआ अब्राहम लिंकन के टाइम पे, तब जाकर उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कि किसी भी राज्य के पास कंट्री से बाहर निकलने की अथॉरिटी नहीं है। तो ना तो आपको तोड़ा जा सकता है, जैसे यूपी, भारत में क्या है, यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया, लेकिन यूएसए में आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते हो। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इंडिया में क्या है ऑन दी अदर हैंड, देश को तोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज देश तो अपने आप में अखंड है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन क्या राज्य को तोड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ। अब बोले क्यों भाई, राज्य को क्यों तोड़ा जा सकता है? बिकॉज राज्य पहले से मौजूद नहीं है, राज्य तो देश ने बनाए हैं सहूलियत के लिए। कि पहले राज्य कम होते थे, 11 राज्य हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 13 हुए, फिर और बढ़े राज्य और बढ़ते बढ़ते अब 28 हो गए। कुछ समय पहले 2019 से पहले 29 होते थे। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया। तो राज्यों के पास हमारे यहाँ सॉवरेनिटी नहीं है, स्पेशली टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, यानी जो उनकी भूमि की अधिकार है वो उनके पास नहीं है, उनको ब्रेक किया जा सकता है। तो इसलिए हम इंडिया को बोल देते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी यूनियन तो इनडिस्ट्रक्टेबल है, देश तो नहीं टूट सकता, ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यानी जो राज्य हैं वो तोड़े जा सकते हैं। इस बात का मतलब आई होप क्लियर हुआ होगा। राज्य कैसे तोड़े जा सकते हैं ये बात हम समझ ही गए कि राज्य को तोड़ने की अथॉरिटी आपके पास इसलिए आ जाती है क्योंकि राज्य पहले से मौजूद नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं इस स्ट्रक्चर में कि किस तरीके से इसको समझें। मॉडल ये कहता है, यानी व्यवस्था ये इस प्रकार से ऑपरेट करती है कि जब हम बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसे शुरुआत ही देखें हम इस चैप्टर की, वो इस वर्ड से होती है, चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो क्या है भाई राज्य क्षेत्र, यानी जिसको हम टेरिटरी बोल रहे हैं और यूनियन की टेरिटरी बोल रहे हैं, तो यूनियन की टेरिटरी वास्तव में है क्या, इसको हम एक बार के लिए आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। ये जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया, ये देख लेते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का क्या मतलब है। देखते हैं, जब हम बोले टेरिटरी, तो टेरिटरी का मतलब है जमीन। अब हम बोले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ, यानी हमारा देश और उसकी जमीन।
तो संघ में यानी इस देश में कितने प्रकार की जमीन है, आर्टिकल 1 इसको भी स्पेसिफाई करता है कि जब हम बोलते हैं टेरिटरी, तो टेरिटरी से हमारा आशय क्या है। जैसे कि हम बोलें कि भारत में उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, बिहार हिस्सा है, गुजरात हिस्सा है, राजस्थान हिस्सा है। ये सब जो भारत के हिस्से हैं, ये हिस्से हैं इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स। यानी जब हम टेरिटरी वर्ड का जिक्र करते हैं तो उसमें सारे के सारे राज्य इंक्लूड हो जाते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट निकल के आया। तो क्या बिहार इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, आप बोलेंगे हाँ जी है, बिकॉज वो स्टेट का पार्ट है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बाकी और तरीकों को देखें, जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये इंडियन की टेरिटरी का हिस्सा तो है, लेकिन ये स्टेट की कैपेसिटी में नहीं है। तो हम बोलेंगे कि एक और तरह की टेरिटरी इंडिया होल्ड करता है, दोज आर यूनियन टेरिटरीज। यानी इसको हम बोल देते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका राज्य से संबंध नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन इनको डायरेक्टली रूल कर रहा है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब कुछ और इलाके देख लेते हैं। जब ये आर्टिकल आया था ना, आर्टिकल 1, तो उसमें ऐसे नहीं होते थे कि राज्य हैं। राज्य की भी कैटेगरी होती थी, ए बी सी, 3 कैटेगरी के राज्य होते थे। डी कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी होती थी। जब मैं अगला लेक्चर लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से पहले होते थे राज्य, और 1956 के बाद हमने उसको कैसे चेंज किया। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ लागू 1950 में, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इंडिया एक्वायर कर ले। तो वो भी जिस वक्त इंडिया एक्वायर कर लेगा वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें लिख लेते हैं टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडियन यूनियन इन फ्यूचर। यानी भविष्य में भारत संघ द्वारा समाविष्ट किए क्षेत्र। क्या मतलब है इस बात का? आप बोले ऐसे कैसे सर, पहले ही फ्यूचर का कैसे बता सकते हैं? जैसे मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल लिख लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और पूरी तरीके से लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 1950 को संविधान बन के तैयार लागू। उस समय इंडिया की टेरिटरी थी बहुत सारी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज आप इंडिया में देखते हैं, लेकिन उस समय वो इंडिया का हिस्सा नहीं होते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे गोवा। 26 जनवरी 1950 को गोवा इंडियन टेरिटरी का हिस्सा था ही नहीं, ये पोर्टुगीज के कंट्रोल में था। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं था। स्टेट ऑफ सिक्किम इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। एक चंद्रनगौर टेरिटरी होती थी, वो बंगाल वाले इलाके में कलकत्ता के पास, उसको तो हमने आर्टिकल 2 का यूज करके इंडिया में मर्ज किया। सिर्फ एक ही टेरिटरी है जिसमें आर्टिकल 2 का मर्ज किया, दैट इज चंद्रनगौर। तो ये इलाके इंडिया में ही नहीं शामिल थे उस वक्त में। तो ये सारे रीजन हैं, और भी मैं नाम लिखता हूँ, पुडुचेरी वगैरह, जिसको अभी पौंडीचेरी बोलते थे पहले। तो ये क्षेत्र वो हैं जो उस समय इंडिया में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम इनको जोड़ते रहे, दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो टेरिटरी शब्द में क्या क्या इंक्लूड है? राज्य इंक्लूडेड है सारे, क्योंकि राज्य यूनियन का हिस्सा है। तो कई बार अगर ये लिखा जाए ना इंडियन यूनियन, तो यूनियन का मतलब ये है कि उसमें राज्यों की बात कर रहे हैं। अगर यूनियन नहीं लिखा आ रहा है, टेरिटरी लिखा आ रहा है, तो टेरिटरी में तीनों इंक्लूड है, यानी राज्य तो है ही है, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी भी है, और टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन नियर फ्यूचर, ये तीनों ही चीजें आ सकती। अब एक और वर्ड आता है कि भाई एक्वायर्ड से क्या मतलब है सर आपका, यानी समाविष्टि से क्या मतलब है? तो एक्वायर अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। जैसे ऐसा कभी हो ना, मैं नहीं चाहता वॉर डिस्ट्रक्शन, ये तो खराब चीज़ें हैं, लेकिन मान लिया युद्ध हुआ आपका किसी देश के साथ, और आपने उसका एक इलाका जीत लिया और उसको अपने देश में मिला लिया, तो ये भी एक एक्वायर हुआ। और मान लिया कोई देश है जिसको बहुत ज़्यादा आर्थिक आवश्यकता है, जैसे चाइना डेट ट्रैप करता है ना, कि आपने उसको बहुत सारा पैसा दिया, पैसे के बदले कुछ टेरिटरी खरीद ली, तो ये भी एक्वायर का हिस्सा है। मान लिया किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत आपने लीज पे किसी की कोई ज़मीन ले ली, तो ये भी एक्वायर का हिस्सा है। मान लिया किसी देश में जनमत संग्रह हुआ, प्लेबेसाइट हुआ, और ज़्यादातर लोगों ने आपके साथ जुड़ने का विकल्प स्वीकार किया, तो ये भी एक्वायर का हिस्सा है। तो एक्वायर बाय एनी मैनर वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक्वायर कर लिया आपने, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। और इसको स्पेसिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि इंडियन पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लागू होगा। तो आपको डिफाइन करना ज़रूरी है कि इन टेरिटरी ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, कि कहाँ तक वो लागू होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। हमें आर्टिकल 1 अच्छे से समझ में आ गया कि वो क्या बताता है, उसमें और यूएस के मॉडल में क्या फ़र्क है। इट इज़ ऑल डन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 बहुत सिंपल है।
अनुच्छेद 2 को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आर्टिकल 2 केवल और केवल फॉरेन टेरिटरीज पे लागू होता है, यानी विदेशी राज्य क्षेत्र पर, यानी ये उन इलाकों में लागू होता है जो अभी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। यानी जब आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, आर्टिकल 2 का यूज करके हम उसको इंडियन यूनियन में जोड़ लेंगे तो वो हमारा हिस्सा बन जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। अगर फिलहाल जो भारतीय संघ के हिस्से हैं उसमें अगर आपको जोड़ तोड़ करनी है तो उसके लिए आर्टिकल 3 है, क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल 2 क्या कहता है पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है। पार्लियामेंट को क्या पावर देता है देख लें, यानी पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट इन इंडियन यूनियन। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं टेक्निकल, मैं आपको व्याख्या करूंगा उसकी। यानी सबसे पहले पावर है संसद के पास। संसद विधि बनाकर ऐसी शर्तों पे जो ठीक हो, है ना। भारतीय संघ में, भारतीय संघ से क्या मतलब है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नए राज्यों का प्रवेश और गठन कर सकती। जो इसमें टेक्निकल वर्ड है ना बस दो ही हैं, इन दोनों को समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या, पहली बात तो अगर किसी विदेशी भूमि को भारत में मिलाना हो तो एक बात तो हम समझ गए कि उसकी अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास। संसद एक लॉ बनाएगी, उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ना जाती हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे देखेंगे, चिंता ना करें। तो पार्लियामेंट लॉ बना के किसी टेरिटरी को इंडियन यूनियन में जोड़ सकती है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि भारतीय संघ में जोड़ सकती है, यानी इससे एक बात तो स्टैब्लिश होगी कि अभी भारत का हिस्सा नहीं है। क्या हम ये बोलेंगे उत्तराखंड को भारतीय संघ में जोड़ सकती है? उत्तराखंड तो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है। लेकिन मान लिया पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसका नाम है सिंध, अगर सिंध को इंडियन यूनियन में जोड़ना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो विदेशी भूमि है, यानी वो फॉरेन टेरिटरी है फिलहाल। जब हम में जुड़ जाएगी तो वो हमारी टेरिटरी हो जाएगी, लेकिन अभी जुड़ी हुई तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, दो वर्ड है, वन इज प्रवेश, प्रवेश मतलब एडमिट, अनदर इज गठन, गठन मतलब स्टैब्लिश। प्रवेश से क्या मतलब है कि मान लिया पाकिस्तान के इलाके का उदाहरण ले लेते हैं, एक इलाका है सिंध। सिंध ऑलरेडी एक स्टेट है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल यूनिटी है। अगर उस राज्य को हम सीधे भारत में जोड़ के कहते हैं आज से भारत का 29वां राज्य होगा, तो आपने एक नए राज्य को एडमिट कर लिया, यानी जोड़ लिया। लेकिन फिर दूसरा टर्म आता है विच इज स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब क्या है कि कोई इलाका है जो आपने किसी भी तरीके से एक्वायर किया, मान लीजिए युद्ध के तौर पे किया, और अभी उसकी एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, यानी अपने आप में वो कोई राज्य नहीं है। तो जब राज्य नहीं है तो फिर आपको उसे एज अ राज्य बनाना पड़ेगा, यानी आपने उसको भारत में जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे गोवा जब भारत में जुड़ा तो गोवा यूनियन टेरिटरी के तौर पे जुड़ा, राज्य के तौर पे नहीं जुड़ा। फिर धीरे धीरे जब उनकी पॉलिटिकल यूनिटी हो गई तो 1987 में उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो हमने क्या किया, नया राज्य एडमिट नहीं किया बल्कि हमने इस्टेब्लिश किया। तो अगर ऑलरेडी बना हुआ राज्य है हम जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिट। और अगर जोड़ने के बाद हम उसकी पॉलिटिकल यूनिटी बना के उसको राज्य का दर्जा दे रहे हैं, दैट इज एस्टैब्लिश। लेकिन कुल मिला के इतना समझेंगे कि ये जो आर्टिकल है ये विदेशी टेरिटरी पे लागू होगा। भारत के अंदर जो भी आप जोड़ तोड़ करेंगे उसमें आर्टिकल 2 लागू नहीं होगा। टेरिटरी होती थी जिसका नाम था चंद्रा नागौर। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसमें इस टेरिटरी का जिक्र समझेंगे आप। फ्रेंच टेरिटरी होती थी ये किसी दौर में बंगाल वाले इलाके में। तो बंगाल वाले इलाके की फ्रेंच टेरिटरी को जब हमने भारत संघ में जोड़ा तो हमने आर्टिकल 2 का यूज किया, क्योंकि उस समय वो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो विदेशी भूमि है। तो इस तरीके से विदेशी भूमि को जोड़ने के लिए आर्टिकल 2 का यूज है। अच्छा, जरूरी नहीं है विदेशी भूमि को जोड़ने के लिए आप आर्टिकल 2 का ही यूज करें। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो ये जो अगले मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ इनको अगर आप ना भी जाने या बहुत डिटेल से ना भी समझें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से समझना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 2 इकलौता जरिया नहीं है नई टेरिटरी को भारत में जोड़ने का। जैसे एक टेरिटरी होती थी किसी ज़माने में जिसका नाम है सिक्किम। अभी तो हम जानते हैं सिक्किम भारत का एक राज्य है, लेकिन सिक्किम किसी दौर में इंडिपेंडेंट रियासत हो सकती थी। यहाँ पे चोग्याल वंश के राजा जो हैं उनका रूल होता था। जब सिक्किम को हमने भारत में जोड़ा तो हमने उसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल बनाया, दैट इज आर्टिकल 2A।
और सिक्किम को एक स्पेशल दर्जा देके जोड़ा, विच इज कॉल्ड दी ऑटोनोमस स्टेट, यानी स्वायत्त राज्य। यानी भारतीय राज्य का हिस्सा तो है, लेकिन वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। नौकरियों में सिक्किम के लोगों को ही रखा जाएगा। उसमें हमने साफ साफ लिखा, नॉट विद स्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो प्रावधान है वो इस पर लागू नहीं होंगे सीधे तौर पे। इतनी हमने स्पेशल प्रिविलेजेस दी सिक्किम को 1975 में। 1976 में उसे एज अ नॉर्मल स्टेट हमने मर्ज कर लिया। एक राइटर हैं, कभी आप उनके बारे में जाने, HBS सिद्धू। ये जो HBS सिद्धू हैं, ही इज़ अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर, IPS रहे हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। मतलब एक किताब लिखी इन्होंने खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी, वो खलिस्तान के बारे में ज़ाहिर तौर पे, और दूसरी इन्होंने सिक्किम के मर्जर पे लिखी है, बिकॉज़ जब सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया गया, ही वाज़ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। उन्होंने किताब लिखी है, आप चाहें तो डिटेल में सिक्किम ऑपरेशन की क्या डिटेल्स थी, उस किताब में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई किताब है, कहानी के तौर पे आप पढ़ के निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस किताब को बिल्कुल ना पढ़ें, अपना यहीं से काम चलाएँ, जो मैं बताऊँगा उससे बाहर का एग्ज़ाम में आएगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि भाई ये कैसे मर्ज हुआ, कैसे राजा की सेना ने हथियार डाल दिए, क्यों किसी ने गोली नहीं चलाई, तो वो सब बहुत डिटेल से ये सब कहानी बताती है। यानी आई होप यू गॉट दिस, कि अगर विदेशी टेरिटरी को जोड़ना है तो आर्टिकल 2 का यूज हम कर रहे हैं। कौन करता है आर्टिकल 2 का यूज? द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट। इट इज क्लियर टू एवरीबडी, आई थिंक सो। अगर नहीं भी है तो यू कैन कॉमेंट योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। जवाब, क्योंकि कोचिंग का ऑफिशियल चैनल तो वो कोचिंग के नाम से देते हैं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप इस बात की ईमानदारी बना के रखें, आपका जो भी सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जैसे आप में से कोई पूछ सकता है कि सर ये तो बात ठीक है, चले विदेशी भूमि है उसको इंडिया में ऐड करना है, आपने आर्टिकल 2 का यूज़ किया, लेकिन अगर देश के अंदर ही कुछ करना है, जैसे एक प्रस्ताव पारित हुआ था यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में, यूपी विधानसभा में। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यूपी के उदाहरण ज़्यादा देता हूँ, बाकी जो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, बात को लेकर नाराज़ ना हो। तो यूपी में किसी दौर में 2007 से लेकर 2012 तक BSP की सरकार थी। बहन कुमारी मायावती जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे थी। तो जाते जाते उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए। अभी 4 भाग क्या मतलब? उन्होंने बोला वेस्ट यूपी को हरित प्रदेश बना दिया जाए, ईस्ट यूपी को पूर्वांचल बना दिया जाए, एक बुंदेलखंड का प्रांत बना दिया जाए, एक अवध का प्रांत बना दिया। और ये प्रस्ताव यूपी विधानसभा ने पास कर दिया। इसको लेकर बहुत विरोध हुआ, हो हल्ला हुआ। जो विपक्षी पार्टी के मेंबर थे उनको मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया, यूपी विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए। और वॉइस वोट के साथ, वॉइस वोट क्या होता है आपके समझ में आ जाएगा, यानी चिल्ला के फैसला हो गया कि भाई हाँ ये प्रस्ताव पारित किया जाता। इस तरीके से प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन यूपी तो 4 हिस्सों में बटा नहीं। यानी हमें एक बात तो समझ में आई कि किसी राज्य की विधानसभा के पास उस राज्य को बांटने की अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि यूपी विधानसभा ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया था लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ। तो अथॉरिटी होती किसके पास, ये हमें समझना ज़रूरी है। जैसे यूपी से ही एक पहाड़ी इलाका था, बहुत डिटेल स्टडी होने लगी 1991 से ही कि वो पहाड़ी इलाका है उत्तर प्रदेश का, इसको एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। उसमें भी अलग अलग कल्चर हैं, गाँव अलग हैं, गढ़वाली अलग हैं, लेकिन फिर भी उसको बनना चाहिए। और बना भी 2000 में जाके उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बना। तो वो किसने बनाया? इन सभी सवालों के जवाब देता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 साफ साफ एक बात बोलता है कि पार्लियामेंट, यानी पहला शब्द जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज संसद। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको आसान भाषा में लिख दिया है समझने की दृष्टि से, कि संसद नियम बनाकर या संसद विधि बनाकर निम्नलिखित कर सकती है। अब क्या कर सकती है संसद विधि बनाकर, ये देख लेते हैं ना, इसको समझ लेंगे तो आसान हो जाए। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू द फॉलोइंग, यानी क्या क्या चीज़ें ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक एक करके इन सब बातों को समझाता हूँ। जैसे क्या, पहली बात तो ये कि मान लिया देश में कोई राज्य है, प्रदेश में राज्य उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हो, तो अगर किसी राज्य को आपको डिवाइड करना है तो उसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। यानी पहला जो काम पार्लियामेंट कर सकती है, दैट इज डिवाइड दी स्टेट या डिवीजन ऑफ दी स्टेट, राज्य का बंटवारा। अब ये इतना आसान होता नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया, मैं बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस क्या है। दूसरा क्या काम पार्लियामेंट कर सकती है वो समझे। मान लिया 2 राज्य हैं, एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक राज्य है मध्य प्रदेश, और पार्लियामेंट चाहती है कि इन दोनों राज्यों को मर्ज कर दिया जाए, तो राज्य बना देते हैं उत्तर मध्य प्रदेश। अगर मर्ज करना है
कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारे, यानी राज्यों का विलय। तो दो राज्यों को जोड़ने की जो अथॉरिटी है वो भी पार्लियामेंट के पास है। दूसरी और फिर उसके पास क्या अथॉरिटी है देख लेते हैं। मान लिया एक स्टेट है, उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, ये दो राज्य हैं। एक राज्य इधर है जिसका नाम है हरियाणा, एक राज्य इधर है जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये दो राज्य रहे हमारे पास, यूपी और हरियाणा नाम से। अब हरियाणा वाले कहते हैं कि भाई एक काम करें, यूपी का एक जिला आप हमें दे दें। यूपी का मान लिया ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा लेना चाहते हैं, यानी अब हम इसको हरियाणा का पार्ट बना लेंगे। यूपी कहता है कि ठीक है आप हमारा जिला ले लो, लेकिन ये वाला जो जिला है आपका ये हमें दे दो। तो ये पार्ट अब यूपी का हो जाता है, दैट बिकम उत्तर प्रदेश। पहले यूपी अलग हरियाणा अलग, अब भी यूपी अलग हरियाणा अलग, लेकिन इनकी बाउंड्री क्या हो गई है, चेंज हो गई। अब गौर से देखें तो एरिया चेंज नहीं हुआ, जितना एरिया हरियाणा ने यूपी का लिया उतना एरिया बदले में यूपी ने हरियाणा का ले लिया। यानी एरिया चेंज नहीं हुआ लेकिन बाउंड्रीज चेंज हो गई। ऑल्टर दी बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की सीमा परिवर्तन। ये मैं लिख देता हूं साधारण भाषा में, सीमा परिवर्तन। और क्या कर सकती है, ऑल्टर दी नेम्स ऑफ द स्टेट। कि कोई राज्य है उसका अगर आपको नाम बदलवाना है, यानी राज्य का नाम परिवर्तन। जाहिर बात है ये भी काम उसके पास है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक राज्य होता था किसी जमाने में उत्तरांचल, अब वो हो गया उत्तराखंड। तो ये जो नाम परिवर्तन का काम है ये भी आर्टिकल 3 के अंडर हो रहा है। और क्या कर सकता है, ऑल्टर दी एरिया ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्या मतलब इस बात का, कि जैसे उत्तर प्रदेश है हरियाणा है, मान लिया उत्तर प्रदेश का कोई जिला है उदाहरण के तौर पे बागपत, वो हरियाणा को दे दे और बदले में हरियाणा से कुछ ना ले, तो बाउंड्री तो चेंज हुई हुई, साथ ही साथ एरिया भी चेंज हो गया। अब देखिए ये सब राज्य का चेंज कर रहे हैं, राज्य का नाम बदल रहे हैं, राज्य को जोड़ रहे हैं, राज्य को तोड़ रहे हैं, राज्य की सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य नहीं कर रहा है। जैसे कि यूपी असेंबली ने पास कर दिया था लेकिन फिर भी यूपी नहीं बटा। ये सब करने की अथॉरिटी जिस बॉडी के पास है उसका नाम है पार्लियामेंट, यानी उसका नाम है संसद। अब संसद कैसे करेगी, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। कि मान लिया एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वो सोए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सुबह जागे तो पार्लियामेंट ने यूपी को 5 भागों में बांटने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब योगी जी को समझ नहीं आ रहा वो किस भाग के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि एकदम से आपने प्रस्ताव पास कर दिया और फिर चीज़ें हो गई। जब भी पार्लियामेंट ऐसा प्रस्ताव लाती है उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है इसको समझें, जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको चाहिए प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब ये पूर्व अनुमति से क्या मतलब है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वहां पे, वहां है पूर्व, यानी प्रायर। प्रायर का मतलब पहले पूछना पड़ेगा आपको राष्ट्रपति से। ऐसा नहीं कि बिल पास करा के राष्ट्रपति के पास भेज दिया इस पे साइन कर लो, नहीं। पहले प्रेसिडेंट से पूछेंगे, उसी के बाद आप इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट में आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति से पूछने का क्या मतलब है, राष्ट्रपति किस तरीके से पूछता है ये देख लेते हैं। देखिए कोई भी बिल है, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया ऐसा कोई भी बिल है, ऐसा मतलब जो भी इस तरीके से चेंज करने का है, नाम बदलने का है, मान लिया बिल है, तो नाम बदलने का बिल पहले गया राष्ट्रपति साहब के पास। राष्ट्रपति साहब के पास जब ये बिल गया तो राष्ट्रपति साहब इस बिल को भेज देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास, यानी हिंदी में बोलते हैं राज्य विधानमंडल के पास। यानी यूपी का नाम बदलने का फैसला है तो यूपी, बिहार का बदलने का है तो बिहार, कुछ भी जिस भी राज्य से कंसर्न होगा, बाउंड्री बदलने का है, मान लीजिए यूपी हरियाणा की बाउंड्री बदलने का तो यूपी भी और हरियाणा भी, इस तरीके से भेज देते हैं।
राष्ट्रपति साहब राज्य से क्या कहते हैं, क्योंकि राज्य का परिवर्तन करना है तो कम से कम राज्य की तो ओपिनियन ले ही ली जाए। तो राष्ट्रपति साहब एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं इधर, एक समय अवधि दे देते हैं। यानी ये आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं कि बदला जाए नहीं बदला जाए। कुछ भी हो सकता है, वो मिनिमम 14 दिन तो होता ही है, उसके अलावा 1 महीना 2 महीना, जैसे जिस मामले की सेंसिटिविटी उस हिसाब से राष्ट्रपति साहब डिसाइड कर लेते हैं। अब एक बात सोचें, मान लिया राष्ट्रपति साहब ने एक ड्यूरेशन दे दी, और मान लिया ड्यूरेशन दे दी एग्जाम्पल के तौर पर 28 डेज, 28 दिन में आप फैसला करें और बताएं। मामला गया स्टेट लेजिस्लेचर के पास, विधानसभा के पास गया। विधानसभा में जब वो बिल आया, तो अब बिल के 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या ओपिनियन दें। एक तो हो सकता है कि हाँ नाम बदल दो, यानी पहला जो ऑप्शन है, हो सकता है विधानसभा भी इस बात से सहमत हो सकता है बिल पेश किया जाए, विधानसभा कहे कि हम तो नहीं नाम बदलना चाहते, नो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि विधेयक पे किसी तरह की कोई चर्चा ही ना हो, यानी होल्ड हो जाए, यानी वो पेश ही नहीं किया जा रहा है विधेयक, ऐसी स्थिति आ गई है। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक तीनों बातें हमारी समझ में आ गई। अब मान लिया प्रेसिडेंट साहब ने बोला, ये स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला यस, और उन्होंने अपना जवाब भेज दिया वापस प्रेसिडेंट के पास, या नो, नो पे भी जवाब भेज दिया प्रेसिडेंट के पास कि हम नहीं चाहते ऐसा। यानी कुल मिला के दी गई टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने अपना रिप्लाई भेज दिया है प्रेसिडेंट साहब के पास। यानी जो उनका उत्तर है, जो उनका प्रत्युत्तर है, उनका जो भी सिफारिश है, वो राष्ट्रपति साहब के पास पहुंच गई कि राष्ट्रपति साहब ये रहा हमारा जवाब। ठीक, बहुत सिंपल। होल्ड कर लिया है, यानी 28 दिन का टाइम दिया, 28 दिन में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो भी राष्ट्रपति के पास ये जवाब पहुंच गया कि ये कोई जवाब नहीं दे रहे। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, स्टेट का कोई भी जवाब, वो स्टेट के पास भेजा इसलिए नहीं गया था कि स्टेट की बात माननी है, स्टेट के पास भेजा गया था उसे इन्फॉर्म करने के लिए, वो योगी जी वाला हाल ना हो कि सुबह उठे तो पता ही नहीं कहाँ के मुख्यमंत्री। तो जब आपने राज्य के पास भेज दिया, उसकी ओपिनियन ले लिया, 28 दिन का समय दे दिया, तो नाउ यू आर श्योर कि राज्य को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और किस तरीके का बिल पेश होगा, किस तरीके से बांटा जाएगा, ये सारी बातें अब राज्य के संज्ञान में हैं। स्टेट नोज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। अब राष्ट्रपति के पास जब ये सलाह आ गई है स्टेट की, राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये पॉइंट को समझें। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, यानी राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लिया स्टेट ने बोला कि बांट दो, जैसे यूपी असेंबली ने बोला था बांट दो, राष्ट्रपति ने कहा नहीं बांटेंगे, खत्म हो गई सलाह। मान लिया स्टेट ने बोला कि नहीं बांटो, यूपी असेंबली, राष्ट्रपति ने बोला नहीं हम तो बांटेंगे, जैसे तेलंगाना के केस में हुआ। तेलंगाना के केस में आंध्र प्रदेश असेंबली ने बिल पास किया कि तेलंगाना को सेपरेट नहीं किया जाए, आंध्र प्रदेश को बांटा ना जाए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति साहब ने उसको सहमति दे दी और आंध्र प्रदेश को बांट के तेलंगाना निकाल दिया। यानी जो अथॉरिटी है यहाँ पे वो प्रेसिडेंट साहब के पास है, यानी जो भी डिसीजन है स्टेट लेजिस्लेचर का वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति साहब पे, राष्ट्रपति साहब की मर्जी है, उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ही पहले प्रस्ताव भेजेगा, हो सकता है किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने एक प्रस्ताव पास किया। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक इलाका इंडिया का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, उन्होंने एक बार प्रस्ताव पास किया, उन्होंने बोला कि हमारा नाम पश्चिम बंगाल नहीं सिर्फ बंगाल कर दिया जाए, क्योंकि अब तो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल नहीं है। जब बंटवारा हुआ था तब ठीक था कि जो पूर्वी बंगाल है वो पाकिस्तान बन गया, जो हम बचे वो पश्चिम बंगाल हुए। जैसे कि उधर की तरफ देखें, पंजाब, पंजाब को भी बांटा गया था उस दौर में, तो जो एक पूर्वी पंजाब था वो इंडिया में रह गया, उसको पूर्वी पंजाब बोलते थे, ईस्टर्न पंजाब, और जो वेस्ट पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन समय गुजरा, पाकिस्तान वाले पंजाब ने भी अपना नाम पंजाब रख दिया, उसकी स्पेलिंग अलग लिखते हैं, वो PANJAB लिखते हैं पंजाब। और हमारा वाला जो पंजाब था जिसको ईस्ट पंजाब बोलते थे, उस इलाके को बोलते थे उस दौर में पेप्सू, PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, ये नाम होता था किसी दौर में ईस्ट पंजाब। लेकिन हमने वाली भी अपने पंजाब को पंजाब कर दिया, हमने बोल दिया PUNJAB, तो दोनों तरफ पंजाब है, पाकिस्तान में भी हमारा भी। तो वेस्ट बंगाल को भी लगा कि भाई अब पाकिस्तान में पंजाब के साथ ऐसा हो गया है तो हमारे साथ भी हो, तो उन्होंने एक बिल पास किया कि भाई जो वेस्ट बंगाल है उसका नाम बांग्लादेश, ये सॉरी बंगाल कर दिया जाए, सिर्फ क्या पश्चिम बंगाल होता है। राष्ट्रपति साहब के पास गया, राष्ट्रपति साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो कार्रवाई जरूरी नहीं प्रेसिडेंट से स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ जाए, स्टेट लेजिस्लेचर खुद से भी ये काम शुरू कर सकता है कि हम अपना नाम बदलना चाहते हैं, हम अपनी बाउंड्री बदलना चाहते हैं, हम अपने राज्य में विभाजन चाहते हैं, लेकिन भेजना उनको किधर पड़ेगा, राष्ट्रपति साहब के पास। अल्टीमेट अथॉरिटी प्रेसिडेंट साहब की है। जब मैं बोल रहा हूँ प्रेसिडेंट साहब की, तो प्रेसिडेंट साहब की अपनी मर्जी की नहीं है, जो कैबिनेट सलाह देती है, मंत्रिमंडल जो सलाह देता है, राष्ट्रपति साहब उसी सलाह को फॉलो करते हैं। मान लिया प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया यस कि हाँ ठीक बात है और इस विधेयक को पेश किया जाए, तो फिर वो जो विधेयक है वो आ जाता है संसद में, संसद मतलब पार्लियामेंट में।
जैसे उदाहरण के तौर पे एक राज्य होता था भारत में जिसका नाम था उड़ीसा। ये में लिखते हैं ऐसे, उड़ीसा। उसके नाम को बदलने का प्रस्ताव आया गया, नाम बदलने का प्रस्ताव संसद में रखा गया, अब उसका नाम है ओडिशा, यानी नाम को बदल दिया गया। उड़ीसा की जगह अब वो ओडिशा हो गया है। तो ये जो नाम बदला है, ये बदला है पार्लियामेंट। तो अगर एग्जाम में सवाल ऐसा आता है कि राज्यों के नाम बदलने की अथॉरिटी किसके पास है, तो संसद के पास। कहाँ होती है? केंद्र में होती है। राज्य विधानमंडल से पूछा जरूर जाता है, ऐसा नहीं कि उनसे पूछा ही नहीं कि उनका नाम बदल दिया, नहीं, उनसे पूछा जरूर जाता है, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है बाय यूजिंग आर्टिकल 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी किस तरीके से ये काम होता है। अगर नहीं भी है तो सवाल जरूर डाल दें। मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर से बता देता हूँ। सबसे ऊपर एक सरकार है जिसका नाम है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। फिर एक और सरकार है विच इज कॉल्ड दी स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक और सरकार है दैट इज दी लोकल गवर्नमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय सरकार। ये जो सरकार है ये हो गई है हमारे पास राज्य सरकार, और इधर की सरकार है इसका नाम है संघ सरकार या केंद्र सरकार। देखिए, अगर किसी लोकल बॉडी का नाम चेंज करना हो, लोकल बॉडी क्या होती है? जैसे कोई शहर है उसका नाम बदलना है, तो वो नाम बदलने की अथॉरिटी है राज्य के पास। जैसे उत्तर प्रदेश में एक शहर रहा, जैसे इलाहाबाद, उसका नाम बदल के कर दिया प्रयागराज। तो ये जो अथॉरिटी है ये राज्य विधानमंडल के पास, यानी योगी जी कर सकते हैं ये काम, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और भी इलाके रहे, जैसे जब मायावती जी का दौर था तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है दैट इज अमरोहा, उसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया ज्योतिबा फूले नगर। जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई तो एक जिला होता था पंचशील नगर, उसका नाम उन्होंने बदल के कर दिया हापुड़। तो राज्य कर सकता है ये काम, यानी अपने जो शहर है उनके नाम बदलने की अथॉरिटी राज्य के पास है। लेकिन राज्यों के अगर नाम बदलने हो तो उसकी अथॉरिटी केंद्र के पास, केंद्र मतलब पार्लियामेंट के पास है। वो एक एक्ट पास करेंगे और राज्य का नाम बदल देंगे। जैसे उत्तरांचल बिकेम उत्तराखंड, संयुक्त प्रांत बिकेम उत्तर प्रदेश, है ना, इस तरीके से उड़ीसा बिकेम ओडिशा। तो ये सब नाम बदलने की अथॉरिटी सेंटर से आती है, और जो आर्टिकल इसमें यूज होता है दैट इज आर्टिकल 3। जब हम बोल रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाता है तो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो रहा है। अगर जब तक मैं स्पेशल इफेक्टिव ये सब नहीं बोलता तो आप सिंपल मेजोरिटी ही माने। एक वीडियो में मैं इस पे भी बनाऊंगा कि मेजोरिटीज कितने तरह की होती हैं, क्या होता है मेजोरिटी के बारे में, टेंशन ना ले। आई होप इट इज क्लियर। आर्टिकल 3 सभी को आ गया समझ में। अब बढ़ जाते हैं लास्ट आर्टिकल पे इस पार्ट के, दैट इज आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। हम देख रहे हैं कि हम आर्टिकल 2 का यूज कर रहे हैं और आर्टिकल 3 का यूज कर रहे हैं। आर्टिकल 3 और 2 का यूज करके हम कुछ चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। सब्सट्रैक्ट से क्या मतलब है कि मान लिया कोई राज्य था, दो राज्यों को हमने आपस में जोड़ दिया तो एक राज्य सब्सट्रैक्ट हो गया। या मान लिया एक राज्य होता था मद्रास, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक बना आंध्र प्रदेश, दूसरा बना तमिलनाडु, तो हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। हमने जब शेड्यूल 1 पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, अनुसूची संख्या 1 लिख देता हूं यहाँ पे, और वहीं पर हमने एक शेड्यूल पढ़ी थी दैट इज शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 1 में नाम दे रखे थे कि व्हाट आर दी नेम्स ऑफ दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या क्या होंगे, वो सब दे रखे हैं उधर। और शेड्यूल नंबर 4 में दे रखा है राज्यसभा की सीटें, कि किस राज्य के पास राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये शेड्यूल 4 में दे रखा है। अब आप सोचेंगे एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को आपने बांटा उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। जब आपने उत्तराखंड को निकाल के अलग कर दिया तो एक नया राज्य बनाया ना उत्तराखंड, और जब नया राज्य बनाया तो उसका नाम शेड्यूल 1 में लिखना पड़ेगा, तो शेड्यूल 1 में नाम लिखेंगे उसका। और अगर आप नया कुछ जोड़ रहे हैं तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी संशोधन करना पड़ेगा। प्रीटी सिंपल। ऐसे ही जब आप राज्य को निकाल दिया, आपने उत्तर प्रदेश से निकाल के उत्तराखंड अलग कर दिया, तो उत्तराखंड जब नया राज्य बना तो उसको कुछ सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, और जो उसको सीटें मिलेंगी उतनी सीटें उत्तर प्रदेश से कम भी होंगी राज्यसभा में, यानी जो शेड्यूल नंबर 4 है उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बड़ा हेक्टिक सा प्रोसेस हो जाता है कि एक जगह आप कुछ बदलते हैं और फिर पूरे ही संविधान में अलग अलग जगह आपको चेंज करने पड़ते हैं। आर्टिकल 4 इसी का सॉल्यूशन है। अभी केवल इसको जानेंगे, जब आप आर्टिकल 368 पढ़ लेंगे ना तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल 360, अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 देता है प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कि
कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको संशोधित करना है यानी अमेंड कर रहा है, अमेंड का मतलब आप कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं, किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम बोल देते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 2 में, उसके 2 टाइप्स हैं, यानी 2 प्रकार हैं। वैसे तो संविधान में 3 प्रकार से अमेंडमेंट होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में 2 दे रखे हैं। और दोनों में ही एक चीज़ है कि आपको चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। हिंदी में बोल देते हैं इसको विशेष बहुमत। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है, ये आज की हमारी क्लास का विषय नहीं, इसको यहाँ रहने देते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी नाम की चीज़ क्या है वो सब लेट इट बी। जब हम बोलते हैं कि हमें चाहिए होता है विशेष बहुमत, यानी कुल मिला के आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी जितने लोग आए हैं और वोट डाले हैं उनका 2/3, और वो जो 2/3 है वो टोटल हाउस की मेजॉरिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अभी इस बात पे अगर आप ध्यान नहीं भी दें तो आप इतना मान लें कि बहुत ज़्यादा आपको लोग चाहिए किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करने के लिए अंडर आर्टिकल 368। और अगर आप राज्य बना रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसके लिए आर्टिकल 4 बनाया गया। और आर्टिकल 4 में साफ-साफ लिख दिया कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर आप जो भी चेंज करेंगे, उसके लिए नो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके आप जो भी परिवर्तन ला रहे हैं, उसके लिए 368 वाला अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 368 वाला अमेंडमेंट मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रस्ताव है वो सदन में आएगा और सदन में वो सिंपल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। साधारण बहुमत से पारित होने का मतलब ये मान लें कि आपको 2/3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं उनका आधे से ज़्यादा चाहिए। मान लिया 500 में से 400 लोग आए हैं वोट डाल रहे हैं, तो 400 का आधे से ज़्यादा यानी 201। मान लिया 500 में से आज सिर्फ 200 ही लोग आए हैं, तो 200 का आधे से ज़्यादा यानी 101। यानी 500 में से 101 लोगों ने भी समर्थन कर दिया तो आपका काम चल जाएगा। ये कहना चाहता है आर्टिकल 4। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आर्टिकल 1 आपको बताता है कि नाम क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे और यूएस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, ये हमने आर्टिकल 1 में जाना। आर्टिकल 1 में हमने ये भी जाना कि टेरिटरीज मतलब क्या-क्या होती हैं। क्या जब हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्यों हिस्सा है वो? क्योंकि शेड्यूल 1 में लिखा है। शेड्यूल 1 में कहाँ से आया है? आर्टिकल 1 में से आया है, क्योंकि आर्टिकल 1 बताता है कि ये चीज़ें इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। जम्मू कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी भी भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, आर्टिकल 1 में लिखा है साहब। आर्टिकल 2 में हम ये देख रहे हैं कि विदेशी टेरिटरी को किस तरीके से जोड़ सकता है, कौन जोड़ सकता है, वही एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करते हुए सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, वो विदेशी टेरिटरी इंडिया में एक ही टेरिटरी है, चंद्रनगर, जिसको हमने ऐड किया। सिक्किम को ऐड करने के लिए स्पेशल हमने चीज़ लेकर आए, आर्टिकल 2A बनाया गया था। वो कहानी जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा ना आपका, कि किस किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ, उसमें समझाऊँगा। ये हुआ आर्टिकल 3 में, देश के अंदर राज्य में जो ऑलरेडी हमारे हिस्से हैं उसमें किसी तरह की जोड़ तोड़ करनी है तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल है, कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया, उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा कर दिया। ये सारा काम हो रहा है आर्टिकल 3 का यूज़ करके। पार्लियामेंट करेगी, प्रेसिडेंट से पूछ के करेगी, प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर से पूछेगा, लेकिन उसकी बात माने ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभी हमने देखा आर्टिकल 4 में हमने ये बोल दिया कि ऐसा जो भी काम आर्टिकल 2 3 में आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ये काम चल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, यानी आर्टिकल 1 2 3 है। ये कहानी यहाँ होती है खत्म। लेकिन हमें एक बात पता है कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद जब हुए तो इंडिया इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। उसमें स्टेट होते थे, 11 राज्य थे, कुछ पाकिस्तान को भी चले गए, और बहुत सारे राजा महाराजा थे। बड़ौदा के महाराजा, मैसूर के महाराजा, बड़े महाराजा भी थे, छोटे भी थे, पटौदी वगैरह के। और आज के दौर का इंडिया हम देखते हैं तो उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हम इस जर्नी को कहाँ तक लेकर पहुंचे, कैसे आज के दौर का इंडिया बन के तैयार हुआ, ये कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये किसी पार्ट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछते हैं किस राज्य का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कौन सा मूवमेंट था। तो उसको जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।